टीलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके साथ कर रही हूँ बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते अब हम आ गए हैं चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 क्या बात कर रहा है? चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, यानी प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, इसकी बात कर रहा है। जब हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो हमने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, इस चैप्टर को जब शुरू किया था कि हम इसको 2 पार्ट में कवर करते हुए चलेंगे। चैप्टर 7 इसको हमने किया है 2 पार्ट में कवर। पार्ट 1 जो कि आ चुका है यूट्यूब के ऊपर, और ये है पार्ट 2। पार्ट 2 किसकी बात कर रहा है? पार्ट 2 जिसकी बात कर रहा है वो करेंगे हम लोग आज। सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने कवर किए थे पार्ट ए और पार्ट बी, और आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट्स में क्यों करे कवर? हमने पार्ट्स में इसलिए कवर करे हैं कि जिससे हमको कि वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं बीएनएसएस की सीरीज। बीएनएसएस की सीरीज को करते करते आ गए हैं चैप्टर 7 की तरफ, और हमने कर लिया बीएनएस की सीरीज कंप्लीट। ठीक है, बीएनएस की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक बीएनएस की सीरीज को देखना शुरू नहीं किया है वो बीएनएस की सीरीज को देखेंगे। और इसके बाद ये कहूंगी कि कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश किया कीजिए। इतने बड़े वीडियो नहीं है कि आपको टाइम लगे करने में, आप आराम से इनको जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। किसी भी पर अगर जुडिशरी की वैकेंसी अनाउंस हो गई तो आपको लगेगा कि हमारे पास थी चीजें मौजूद लेकिन हमने उनका फायदा नहीं उठाया। ये वही बात हो गई कि आपके सामने खाना रखा हुआ है और आप खाना नहीं खा रहे हो। तो जिन लोगों ने अभी तक बीएनएस की सीरीज को नहीं देखा है वो बीएनएस की सीरीज को देखेंगे, और जिन्होंने बीएनएसएस की सीरीज को अभी तक शुरू नहीं किया है वो जाके बीएनएसएस की सीरीज को देखना शुरू करेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उनको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी। और अपने इस टीलो जंक्शन के परिवार को आप लोगों को ही आगे बढ़ाना है, तो इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। और आज हम बात करेंगे पार्ट सी के बारे में। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? तलाशी संबंधी साधारण उपबंध, यानी कि जो जनरल प्रोविजंस होते हैं रिलेटिंग टू सर्चेस, ये उनकी बात करता है। तो जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो हम देख लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से सेक्शंस को कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेक्शंस कवर किए जा रहे हैं वो कवर किए जा रहे हैं 99 से लेके 101 तक। आप बोलेंगे मैम 99 से 101 बोल रहे हो आप? हाँ, तो हम सीआरपीसी को थोड़ी ना भूलेंगे, सीआरपीसी हमारे साथ साथ ही चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि ये सीआरपीसी का ही एक रूप है। तो जब हम बात करते हैं सीआरपीसी में तो आते हैं 99 से लेके 101 तक, और जब हम बीएनएसएस की बात करते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करते हैं, तो सेक्शंस आ जाते हैं 102 से लेके 104 तक। इसको हम एक चार्ट के रूप में देखते हैं। सबसे पहला सेक्शन बोल रहा है सेक्शन 2। क्या बोल रहा है? कि तलाशी वारंटों के निर्देशन आदि। इसका मतलब हो गया डायरेक्शन ईटीसी ऑफ सर्च वारंट्स। ठीक है, पहले हम देखेंगे वे कौन कौन से डायरेक्शन वगैरह दिए जा रहे हैं सर्च वारंट से रिलेटेड। ठीक है, 103 की जब हम बात करेंगे, 103 की बात करेंगे, तो वो बोल रहा है बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति द्वारा तलाशी लेने को अनुज्ञात किया जाना, यानी कि पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट सेक्शन आएगा इस वाले पार्ट का, पार्ट सी का, वो बोल रहा है अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये हमने देख लिया भाई इसमें कितने सेक्शन कवर हो रहे हैं। केवल 3 सेक्शंस को कवर कर रहा है पार्ट सी। बात करते हैं पहले वाले सेक्शन की। देखिए, सेक्शन जो 102 है वो यही बात कर रहा है जो सीआरपीसी का करता था 99। ठीक है, 99 था सीआरपीसी का। कंपेयर करते हुए तो हमको चलना ही पड़ेगा। सीआरपीसी का 99 क्या बोल रहा है? तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि, डायरेक्शन ईटीसी ऑफ सर्च वारंट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ हमको दे रखे हैं सेक्शंस। इसमें हमको बता रखा है कुछ सेक्शन। अब ये किस सेक्शन के हैं? ये हमारे बीएनएसएस के ही सेक्शंस दे रखे हैं। ठीक है, तो जो सेक्शन 32 है, 72 है, 74 है, 76, 79, 80 और 81, ये जो सारे प्रोविजंस हैं ये जहां तक हो सके
उन सब तलाशी वारंटों पर यानी कि सर्च वारंट को लागू होंगे जो सेक्शन 96 से 98 और जो 100 सेक्शन होता है उसके अधीन जारी होंगे। अब इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा इन वाले सेक्शन पर। अब यहाँ पे जब आप जाएंगे ना तो ये वाले सेक्शन हम सारे पढ़ के आ चुके हैं, तो इनका हो जाएगा हमारा रिवीजन। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस सब पार्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार क्या कर सकते हैं, जैसे ही 102 पे आएंगे आप जाके इसको स्टॉप करके वीडियो को हल्का सा एक बार रिवाइज करके आ जाएंगे। वीडियो से करने की जरूरत नहीं है, आप ऐप से भी इसको रिवाइज कर सकते हैं कि अपने पेज पलटिए 32 से आ जाइए वापस 100 पर, एक बार हल्का सा सरसरी निगाह से देख लीजिए। फिर बात करते हैं सेक्शन 103 की। 103 क्या बोल रहा है, बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति द्वारा तलाशी लेने को अनुज्ञात किया जाना, यानी कि पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। क्या करेगा इसके अंतर्गत, जब कभी तलाशी जहां पे ली जानी है वो स्थान बंद है, क्लोज है वो स्थान, तो वहां पे जो रहने वाला व्यक्ति होगा या वहां का जो बाहर साधक व्यक्ति होगा उस व्यक्ति को जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मतलब कि उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, किस चीज का, वारंट का निष्पादन कर रहा है, उस अधिकारी को, उस व्यक्ति को मांग किए जाने पर, यानी वो व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे इसके अंतर्गत जाने दो, इस घर के अंतर्गत मुझे तलाशी लेनी है तो मुझे उसमें तलाशी लेने के लिए जाने दो, तो क्या करेगा, उसमें जाने देगा, प्रवेश करने देगा, एंट्रिंग करने देगा। फिर उसके बाद क्या होता है, वहां तलाशी लेने के लिए सभी उचित सुविधाएं देगा, मतलब उसको किसी चीज को रोकेगा नहीं कि भाई तुम इसके हाथ मत लगाओ, ये अलमारी मेरी है, ये मेरी दादी की विशेष अलमारी है, इसमें मेरा ना मेरी दादी का सामान रखा हुआ है, मतलब अपनी कोई इमोशंस जुड़े हुए हैं वो चीज करके बोलते नहीं नहीं इसको नहीं सर्च, इसको टच नहीं करोगे आप, इसको कुछ भी ऐसे मना नहीं कर सकता। वो वहां पे जो भी चीजें होंगी, जैसे कोई बक्सा हो गया, अलमारी होगी, इन सबको उसको ओपन करने देगा और आराम से उसकी सर्च करने में मदद करेगा। और यदि उस स्थान में वो प्रवेश नहीं कर सकता तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो उस वारंट का निष्पादन कर रहा है, जो सेक्शन 44 का जो क्लोज 2 है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसीजर दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, कार्यवाही करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोलता है कि जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान के आसपास है, कौन सा स्थान, ये स्थान जहां पे हम सर्च करने गए हैं, उचित रूप से संदेह है, मतलब डाउट है कि वो व्यक्ति अपने शरीर पर कुछ वस्तु छिपाए हुए है। मान लीजिए व्यक्ति सर्च करने गया तो उस व्यक्ति ने क्या किया, घर में तो कोई वस्तु मिली नहीं और ये व्यक्ति खड़ा है घर के बाहर, देखो भाई मैं तो बाहर खड़ा हूँ, मुझे नहीं पता आप अंदर क्या सर्च कर रहे हो, और इसने अपनी शर्ट की जेब में जो कोई भी वस्तु थी जिसको कि सर्च किया जा रहा था वो उसने यहाँ पे छिपा रखी है, अपनी पैंट में डाल रखी है, पॉकेट में डाल रखी है, शर्ट के अंदर डाल लिया। ठीक है, तो अगर क्या करता है, ऐसा कर लेता है तो उसके लिए उसकी तलाशी ली जाएगी। और मान लीजिए ये हो गई महिला, अगर महिला ऐसा करती है तो उसकी शिष्टता को पूरा ध्यान रखा जाएगा, रिस्पेक्ट की जाएगी उस चीज की, और ये जो सर्च वगैरह की जाएगी ना वो किसी अन्य महिला के द्वारा की जाएगी, जो अधिकारी होगा, जो ऑफिसर होगा वो महिला होगी। और तलाशी अगर लेंगे तो उससे पहले ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति, मतलब जो अधिकारी या व्यक्ति सर्च करने जाएगा ऐसे वारंट लेकर, तो वो क्या करेगा, जब तलाशी लेने ही वाला हो, मतलब इस घर के अंदर घुसने ही वाला हो, तो तलाशी में हाजिर रहने में साक्षी बनने के लिए, मतलब कि भाई क्या करेगा कि आसपास के जो दो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई घर बने हुए हैं, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो आसपास के जो व्यक्ति हैं उनमें से किन्हीं को दो को बुलाएगा साक्षी बनने के लिए। अब मान लो कि कोई आदमी आता ही नहीं है, ये बहुत दूर जाके, जैसे आप कई बार देखते हो ना वो दूर खेतों में, मतलब कई बार ऐसे मकान होते हैं, एक मकान इधर बना हुआ है फिर पूरे इधर 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 खाली 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 बना है, इसके बाद इधर कोई दूसरी जगह जाके एक मकान बना हुआ है, तो इस व्यक्ति को बुला लेगा। अब मान लो ये व्यक्ति भी कहीं और चला गया, है ही नहीं अपने घर में, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए इधर इधर कुछ भी मकान नहीं है और यहाँ बाहर जाके एक पूरी अलग से एक कॉलोनी बसी हुई है, यहाँ पे 3-4 मकान है, तो क्या करेगा, इनमें से किसी अन्य व्यक्ति को बुला लेगा और उसको कहेगा कि भाई आप एक लिखित में साइन वाइन कर दो, मतलब लिखित आदेश जारी करेगा, कोई जो डॉक्यूमेंट वगैरह होगा ना कि भाई मैंने आपकी उपस्थिति में सर्च की है, ऐसा ऐसा करके उससे साइन करवा लेगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं
तलाशी उनकी उपस्थिति में होगी, मतलब जो जिसके लिए कहा गया है ना कि भाई वो दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति होगा और ये सब चीजें, और जिसके घर में तलाशी ले रहे हैं उसकी उपस्थिति में होगी। और जो चीजें अभिग्रहित की जाएगी, इसका मतलब हो गया सीज की जाएगी। उनकी जो सूची होगी वो अधिकारी या अन्य व्यक्ति के द्वारा तैयार की जाएगी। अधिकारी मतलब जो सर्च करने गया है वो अधिकारी, या कोई अन्य व्यक्ति अगर सर्च करने गया है तो वो एक लिस्ट मेंटेन करेगा। कैसी लिस्ट मेंटेन करेगा? भाई इसके घर से ये सामान मिला, नंबर 1, नंबर 2 पे ये सामान मिला, फिर ये वाला सामान मिला, फलानी जगह से ये चीज मिली, इस जगह से ये चीज मिली, ऐसे करके लिखेगा। और ये जो साक्षी आया था ना, पड़ोसी, दूसरे मोहल्ले का, उस मोहल्ले का, किसी भी मोहल्ले का, ये आके उस पे अपने ऑटोग्राफ दे देगा। ये हो गए इसके ऑटोग्राफ। साक्षी ऑटोग्राफ मतलब साइन, ऑटोग्राफ मत समझने लग जाना, मतलब साइन करेगा आपकी। साक्षी न्यायालय में तभी हाजिर होगा जब उसे विशेष रूप से समन किया जाएगा। मतलब ये इस व्यक्ति को तभी बुलाया जाएगा साक्षी को हाजिर होने के लिए जब इसको अलग से इनविटेशन देंगे। इनविटेशन क्या होता है इसके अंतर्गत? समन दिया जाएगा, ठीक है। और तलाशी के दौरान मतलब ड्यूरिंग सर्च, तलाशी लिए जाने वाले स्थान के प्लेस ऑफ सर्च, स्थान का जो अधिभोगी होगा, जो उसका ओनर वगैरह होगा, उसको या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को वहां पर परमिशन दी जाएगी। मतलब ऐसे मना नहीं करेंगे कि भाई तू निकल, चलो रवाना हो, भाई तेरे घर में तलाशी ले रहे हो, तेरे को रवाना कर देंगे, ऐसा नहीं है। क्या करेंगे? भाई आप रहिए यहाँ पे, आपके सामने सर्च हो रही है, आपका पड़ोसी यहाँ पे मौजूद है, आपके यहाँ से ये चीजें हमने कलेक्ट की है, सीज की है, तो ये सब कुछ लेगा। जिस व्यक्ति की तलाशी ली गई है तो जो चीजें कब्जे में ली गई है उनकी सूची तैयार करेगा। अब ये जो व्यक्ति बाहर भग के आ गया था ना कि भाई आप घर की तलाशी ले रहे हो, मैं तो बाहर हूँ, और इसके पास निकला सामान, तो जो ये सामान निकलेगा ना, इस सामान की भी क्या की जाएगी? लिस्ट तैयार किया जाएगा कि भाई इस व्यक्ति के पास से भी हमको ये चीजें बरामद हुई। और उसकी जो प्रतिलिपि होगी, यानी कि इसकी जो फोटो कॉपी होगी, वो इस व्यक्ति को दे दी जाएगी कि लो भाई हमने आपसे ये सामान लिया है, आप चेक कर लो। उसके बाद उसको एक कॉपी दे देंगे कि भाई हमने इसके अलावा तुमसे और कोई सामान नहीं लिया है। कहीं बाद में आके आक्षेप लगाओ, क्लेम करो कि भाई हमने, हमारे पास तो ये भी सामान था, ये भी था हमारा, ये भी सामान ले गए, ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 104 की। तो 104 वही सेक्शन है जो कि है कौन सा? 101 कहाँ का? सीआरपीसी का। सेक्शन 101 ऑफ सीआरपीसी क्या बात कर रहा है? अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, यानी कि अधिकारिता के परे। अब हम बात करते हैं कि भाई क्या बोल रहा है ये वाला पॉइंट। तो ये ऐसे कह रहा है कि जब जो तलाशी वगैरह की जाएगी, सर्च वगैरह की जाएगी, उसका जो वारंट है वो स्थानीय अधिकारिता से परे, यानी कि लोकल जो जुरिस्डिक्शन होता है, लोकल जुरिस्डिक्शन इससे परे, यानी कि ये हमारा जुरिस्डिक्शन है और इससे जा रहा है बाहर, ये दूसरा जुरिस्डिक्शन। इसमें निष्पादित करने में कोई अगर चीज पाई जाए सूची सहित, उस न्यायालय के समक्ष जिसने उसको वारंट जारी किया गया था तुरंत ली जाएगी। ठीक है। स्थानीय अधिकारिता से परे तलाशी की गई है, उसमें कोई चीजें वीजें जो है कलेक्ट हुई हैं, मान लीजिए इस कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे जाके तलाशी लो, इसकी अधिकारिता नहीं थी, यहाँ पे जाके करता है, तो इसने अगर वारंट भेजा था ना ऐसा कि भाई यहाँ पे निष्पादित करवाओ उसको, तो इसको दी जाएगी वो सारी चीजें। या वे जो अधिकारिता रखता है उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ली जाएगी, इस वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष। या तो पहले ये रख लेगा, चेक वेक करेगा, उसके बाद ये ले लेगा और ऐसे न्यायालय के पास भेजने का आदेश दे देगा, यानी इस वाले मजिस्ट्रेट को भेजने का इसको ऑर्डर दे देगा। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब हम पार्ट डी के बारे में। पार्ट डी किसके बारे में बात कर रहा है? 105 से लेके 110 तक। ये वही सेक्शन है जो कि सीआरपीसी में होते थे हमारे 102 से लेके 105 तक। सीआरपीसी 102 से 105। एक मिनट रुकिए, इसको प्रॉपर ही लिख लेते हैं, एक मिनट।
102 से 105। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? ये 105 पे खत्म हो रहा है और ये 105 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 5 सेक्शन है। इसमें 102 से 105 जा रहे हैं, ये 105 से 110 से जा रहा है, 105 से 1010 तक जा रहा है। एक ट्रिक हो सकती है याद करने की, अगर आप लोग करना चाहें तो। ये क्या बोल रहा है? प्रक्रिरण। क्या होता है प्रक्रिरण? इसको बोलते हैं मिसक्लेनियस प्रोविजन, यानी कि जो कहीं पे भी नहीं होगा वो यहाँ पे होगा। जिसको किसी ने जगह नहीं दी उसको इसने जगह दे दी। इसका मतलब अगर कुछ प्रोविजंस वगैरह बच जाते हैं और हमको लगता है कि भाई हमको, मतलब जिन्होंने कानून बनाया उनको, कि भाई इसमें इस वाले पार्ट में ये प्रोविजन होने जरूरी है, तो वो क्या करता है उस पार्ट में या उस चैप्टर में अलग से चीज जोड़ देता है, प्रक्रिरण, जिसको कि मिसक्लेनियस कहा जाता है। ठीक है, फिर वहां पे जो कुछ भी बचा हुआ उनको लगता है वो वहां पे डाल देते हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस कवर हो रहे हैं। तो 105 से 110। 105 क्या कह रहा है? श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब हुआ कि रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये वाला जो सेक्शन है हमारा, ये वाला 105, ये हमारा न्यू जुड़ा है। न्यू कैसे मतलब? क्योंकि ये हमारे सीआरपीसी में नहीं था। तो क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो नया होगा उसको तो सब पूछते ही हैं। ठीक है ना, आप तो जानते ही नए नए व्यक्ति को, नई नई चीज को कहते हैं ना कई बार कि नई नई चीजें, इसको तो जैसे बच्चे भी क्या करते हैं, टॉय से नया नया होता है तो बहुत दिन तक खेलते रहते हैं, फिर जैसे ही उसके पास दूसरा आया तो उस पुराने वाले को छोड़ देते हैं और नए वाले टॉय से खेलने लग जाते हैं। तो सेम बात है, अब नया सेक्शन आया ना तो पुराने को इतना महत्व देंगे नहीं देंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको तो देंगे, पर जो नया आता है ना उसको जरूर महत्व देते हैं। तो आपको नए जो सेक्शन आए ना उनको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, बात करते हैं क्या कह रहा है ये वाला सेक्शन। लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हर पार्ट का चार्ट देखते हैं तो इसमें नेक्स्ट सेक्शन को भी देख लेते हैं कि सेक्शन 106 कह रहा है कुछ संपत्ति को यानी कि प्रॉपर्टी को अभिग्रहित करने की यानी सीज करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति, यानी पुलिस ऑफिसर की पावर है। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। फिर 107 आ गया, 107 जो बात कर रहा है संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी, यानी अटैचमेंट, फोरफीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सेक्शन 108 क्या बात कर रहा है? मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है, यानी कि मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। 109 पेश किए गए दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति, पावर टू इंपोर्ट डॉक्यूमेंट ईटीसी प्रोड्यूस्ड। और सेक्शन 110 जो इस चैप्टर का, इस पार्ट का लास्ट सेक्शन है, क्या बात कर रहा है? आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्थाएं, यानी कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनकी थोड़ी सी डिटेल कि आखिर इन सेक्शंस के अंतर्गत हमको बताया क्या गया है। तो ये ऐसे बोल रहा है कि श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना, यानी जो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होते हैं उनके माध्यम से, उनके थ्रू, यानी कि तलाशी यानी कि सर्च और अभिग्रहण यानी कि सीज करने का रिकॉर्ड वगैरह जो करते हैं उसकी बात कर रहा है। तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, यानी कि पुलिस ऑफिसर बिना देर किए यानी डिले किए बिना जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम या जेएम फर्स्ट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा, मतलब ये जो रिकॉर्ड वगैरह होंगे ये इनको भेजेगा। इसके बाद सेक्शन 106 क्या बोल रहा है? 106 कह रहा है कुछ संपत्ति को अभिग्रहित करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। तो किसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट बताए गए हैं? तो बेसिकली इसमें 3 पॉइंट बताए गए हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि कोई पुलिस ऑफिसर जो होता है, पुलिस अधिकारी होता है, किसी ऐसी चीज को सीज कर सकता है। कौन सी चीज हो सकती है वो? जिसके बारे में संदेह यानी कि डाउट है कि वो चुराई हुई है यानी कि स्टोलन है, और जिसके बारे में अपराध करने का संदेह है, मतलब जिस जिस चीज के बारे में संदेह है कि उस चीज से या तो अपराध किया गया है, तो उस चीज को क्या करेगा? सीज कर सकता है, अभिग्रहित कर सकता है। और यदि पुलिस अधिकारी, जो पुलिस ऑफिसर होता है, किसी के अधीनस्थ है, ये पुलिस अधिकारी साहब हैं और इनके नीचे कोई व्यक्ति काम करता है, ठीक है, और इनके ऊपर कोई व्यक्ति काम करता है, तो इनके अधीनस्थ हो गया ये और इनके अधीनस्थ हो गया ये। तो ये ऐसे कह रहा है पुलिस अधिकारी किसी के अधीनस्थ हो तो इनके अधीनस्थ हो गया ना ये,
तो इनके अधीनस्थ होगा तो इसको रिपोर्ट करेगा। ये किसको रिपोर्ट करेगा? इसको, और ये इसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है जो इसके अधीनस्थ होगा उसको रिपोर्ट करेगा। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट पॉइंट में कार्य करने वाला पुलिस अधिकारी, क्या था फर्स्ट पॉइंट? क्या कर रहा था? सीज कर रहा था ना किसी, कौन सी संपत्ति को? जो उसको लग रही है चुराई हुई है, जो अपराध में शामिल है। तो पॉइंट 1 में कार्य करने वाला जो पुलिस अधिकारी होता है यानी कि पुलिस ऑफिसर होता है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को, यानी कि जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस वाले मजिस्ट्रेट को तुरंत रिपोर्ट देगा, जल्दी से जल्दी क्या करेगा? रिपोर्ट दे देगा। जहां अभिग्रहित संपत्ति को यानी कि सीज प्रॉपर्टी को जो न्यायालय में नहीं लाई जाए, मान लीजिए कोई दीवार में चीज लगी हुई है, इसको कैसे उठा के लेके जाओगे आप? कोई बहुत भारी चीज है तो कैसे लेके जाओगे इसको? तो अगर वो नहीं लाई जा सके या जिसके लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज है, कैसे लेके आओगे? कोई मशीन थोड़ी ना उठा के न्यायालय के अंतर्गत लेके आ जाओगे। तो उसको क्या करेगा? अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे निरंतर रेगुलर क्या करेगा? पुलिस अभिरक्षा में रखेगा। और अगर ऐसा रखना आवश्यक नहीं है कि भाई उसको रेगुलर, उसको क्या कर सकता है? मतलब उसको निगरानी में रेगुलर नहीं रख सकता, वहां संपत्ति को ऐसी अभिरक्षा में देगा, ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में दे देगा जो वचनबद्ध करते हुए, मतलब उसको प्रोमिस करते हुए एक बंध पत्र जारी करेगा, बॉन्ड वगैरह जारी करेगा कि भाई जब भी न्यायालय उसको मांगेगा तो उसको पेश करेगा कि हाँ भाई मैंने इस चीज का ध्यान वगैरह रखा था। और उसके व्ययन के संबंध में, मान लीजिए उसको बेचने का काम पड़ गया तो उसको बेचने के संबंध में न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा। मतलब जो अदर ऑर्डर जो दिए जाएंगे न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, उनको क्या करेगा? फॉलो करेगा। परंतु पॉइंट में अभिग्रहित संपत्ति का मूल्य अगर 500 रुपए से कम है, ये जो पॉइंट दे रखा है ना हमारा, इसकी बात कर रहा है कि अगर इसका 500 रुपए से कम हो, शीघ्र प्रकृति या क्षयशील हो, मतलब कि ऐसी चीज है जो जल्दी से जल्दी खत्म होने वाली है, दूध है खत्म हो गया, खराब हो गया, टमाटर सड़ गए, सब्जियां वगैरह हो गई, अगर ऐसी चीजें जो जल्दी से जल्दी नष्ट हो सकती है, कांच का कोई आइटम है फूट जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है जो अज्ञात है, अनुपस्थित है, यानी कि इट्स स्ट्रेंजर हो गया, स्ट्रेंजर पर्सन, या फिर कोई एब्सेंट व्यक्ति है जो उपस्थित नहीं है, तो पुलिस अधीक्षक के आदेश से उसको नीलामी के द्वारा, ऑक्शन के द्वारा उसका सेल किया जाएगा। ठीक है, और 503 और 504 के ऊपर जो होंगे प्रोविजंस जो होंगे वो उसके ऊपर लागू होंगे, और जो कोई प्रॉफिट वॉफिट उसको मिलते होंगे वो वहां पर उसको दे दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेक्शन 107 क्या बात कर रहा है? संपत्ति की कुर्की जब्ती या वापसी। संपत्ति की कुर्की जब्ती या वापसी, इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट है, 8 पॉइंट है लगभग। सीआरपीसी इजी नहीं है, सीआरपीसी बहुत हार्ड है, पता है आपको? सीआरपीसी में पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स लिखी हुई है। कई बार सोचती हूँ इसमें से ये काट दे, इसमें से ये काट दे, पर ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है। ये बुक वगैरह नोट्स है ना, आपको कहीं मिलेंगे नहीं। आप कि भाई आप ये सोचो भाई कोई किसी बुक में से या कोई गाइड वाइड में से बन बन के आ रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं खुद अपने हाथ से नोट्स लिखती हूँ। आपने कई बार सोचा होगा वीडियो आते में देर हो जाती है कि भाई वीडियो आ रहा है, वीडियो आया नहीं, तो वो क्या होता है, नोट्स प्रिपेयर होते हैं पूरे, पहले नोट्स प्रिपेयर होंगे, फिर वो टाइप होते हैं, फिर टाइप होने के बाद फिर उसका वीडियो बनता है, फिर वीडियो में क्या किया जाता है, कुछ एडिटिंग वगैरह की जाती है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद आता है हमारे स्टूडेंट्स के पास में, जिससे कि उनको सब चीजें समझ में आए। तो ये ऐसे बहुत सारे काम चलते हैं, तब जाके वीडियो बन के आता है। तो आप तो देख ही रहे होंगे कितनी मेहनत लगती है इसके अंतर्गत। तो आपको इस मेहनत को सार्थक करना है, और इसको सबसे अच्छा चल, मैं चाहती हूँ कि हिंदी मीडियम वाले जो कहते हैं कि हमारे लिए मैटर अवेलेबल नहीं हो पाता, मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे कि मैम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बहुत मैटर अवेलेबल है लेकिन हमारे हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने इसीलिए इस तरफ प्रयास किया है।
तो आप लोगों को इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि ये जो लाभ है ना ये हर व्यक्ति को मिल सके। जब हम मेहनत कर ही रहे हैं, सबको अवेलेबल हो ही रहा है, तो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए कि जिससे हर कोई इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए अब 8 पॉइंट है, बिल्कुल दिल थाम के रखिए और आसानी से धीरे धीरे पढ़ते हुए चलिए। क्या बात कर रहा है सबसे पहले वाला सेक्शन? सबसे पहला जो 107 है, 107 का नंबर 1 पॉइंट है, ऐसे बोल रहा है कि पुलिस अधिकारी को इन्वेक्शन करते समय यानी कि इन्वेस्टिगेशन करते समय यह विश्वास करने का कारण हो या संदेह हो गया हो कि कोई जो संपत्ति है या प्रॉपर्टी है किसी अपराध या अपराधी के क्रियाकलाप से आई है, मतलब किसी अपराध को करने में या अपराधी ने कोई काम किया है उसके परिणाम स्वरूप आई है, तो वह पुलिस अधीक्षक आयुक्त के अनुमोदन से अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट या न्यायालय में उसका आवेदन कर सकेगा और संपत्ति की कुर्की के मामले का विचारण करने के लिए ऐसा ऐसा कर सकता है। तो ठीक है, क्या करना है इसके अंतर्गत? सबसे पहले जहां कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण करते समय उसको बिलीव हो जाता है कि कोई जो प्रॉपर्टी वगैरह है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी अपराधी के क्रियाकलाप से यानी कि अपराधी ने कोई काम किया उससे या फिर किसी अपराध को करने के संबंध में आई है, प्राप्त हुई है, तो वो क्या करेगा, जो पुलिस अधीक्षक होता है, पुलिस कमिश्नर होता है, उसको क्या करेगा, उसके अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने के लिए जो अपराध का संज्ञान करने वाला मजिस्ट्रेट होगा, जो कॉग्निजेंस वगैरह लेगा, उस मजिस्ट्रेट को क्या करेगा, आवेदन करेगा। फिर सेकंड नंबर पे पॉइंट आता है कि यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने से पहले या बाद में ऐसा विश्वास हो जाता है कि सभी या संपत्तियों में से, मतलब जो जो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो या उनमें से कोई किसी अपराध के लिए यूज आई है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट, कोर्ट या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, कारण बताओ नोटिस देगा कि भाई संपत्ति क्यों कुर्क नहीं की जाए, इसका जवाब देना पड़ेगा उसको 14 दिन के अंतर्गत। ऐसे व्यक्ति को 14 दिन के भीतर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी करेगा कि बताओ भाई ये प्रॉपर्टी मैं क्यों नहीं कुर्क करूं, क्योंकि ये तो संपत्ति अपराध के संबंध में है, अपराध के फलस्वरूप आई है, किसी ऑफेंस के कारण आई है, तो मेरा तो बनता है इसको सीज करना, इसको कुर्क करना। अगर तुम कहते हो मैं इसको सीज नहीं करूं तो कारण बताओ, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। फिर उसके बाद बोलता है कि जो ऐसा नोटिस होता है किसी प्रॉपर्टी के बारे में हो जो इस संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जा रही है, यानी कि ये प्रॉपर्टी है, एक मिनट रुकिए, ये प्रॉपर्टी है, ये किसी अन्य व्यक्ति ने धारित कर रखी है, तो ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जा सकेगी। मतलब मान लीजिए इसमें ए रहता है, प्रॉपर्टी है बी की और इसमें रहता है ए, तो इसको भी नोटिस दिया जाएगा। फिर कह रहा है कोर्ट या मजिस्ट्रेट किसी तरह का एक्सप्लेनेशन हो तो, यानी कि उसने इस 14 दिन के अंतर्गत कोई स्पष्टीकरण वगैरह दे दिया हो तो उसको ऊपर विचार करेगा, उसके बाद पॉइंट 2 के अकॉर्डिंग नोटिस जारी करेगा। पॉइंट 2 क्या बोल रहा था, कारण बताओ नोटिस, क्या बोल रहा था पॉइंट 2, ऐसे बोल रहा था ना कि कारण बताओ नोटिस दो, तो वो देगा यहाँ पे। इसके बाद बोल रहा है न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के बाद कुर्की का आदेश दिया जाता है। वो जितना भी स्पष्टीकरण वगैरह जो होते हैं, एक्सप्लेनेशंस वगैरह होते हैं, उन पे विचार करेगा, नोटिस देगा, उसको क्या करेगा, हियरिंग का उचित अवसर देगा, टाइम देगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है, अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकता है, कुर्की का आदेश पारित कर सकता है। फिर बोल रहा है न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश भी दिया जा सकता है, एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकता है। कैसे? यदि कारण बताओ नोटिस के 14 दिन के भीतर ऐसा व्यक्ति पेश नहीं होता, ये व्यक्ति है, इस प्रॉपर्टी के संबंध में कोई आक्षेप है, ये एक ही व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, इसको कारण बताओ नोटिस दिया जाता है पॉइंट 2 में, लेकिन ये नहीं आता है, तो क्या होगा, एक पार्टी का ऑर्डर हो जाएगा, एक पक्षीय आदेश हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पे पेश ही नहीं हुआ था। इसके बाद बोल रहा है यदि न्यायालय को लगे कि ऐसा नोटिस जारी होने से न्याय नहीं हो पाएगा तो न्यायालय सीधे संपत्ति की कुर्की अभिग्रहण का आदेश पारित करेगा। न्यायालय को लगा कि भाई कारण बताओ नोटिस जारी करना इतना जरूरी नहीं है, तो वो सीधे ही क्या करेगा, अटैचमेंट और सीज की आदेश दे देगा। और ऐसा जो आदेश होगा वो उपधारा जो 6 आएगी, कहाँ पे आएगी, ये आ गई उपधारा 6, तो इसमें जो आदेश पारित करेगा तब तक प्रवर्त में रहेगा, जारी रहेगा।
और न्यायालय को लगे कि कुर्क या अभिग्रहित संपत्ति, यानी कि कोर्ट को लगे कि जो अटैच की गई प्रॉपर्टी है, सीज की गई जो प्रॉपर्टी है, अपराध का आगम है, यानी कि ये अपराध से संबंधित है, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा डीएम को यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों को जो अपराध से प्रभावित होते हैं, ऐसे आगमों का आनुपातिक रूप से वितरित करने का आदेश देगा। मतलब जो भी प्रॉफिट वगैरह जो होंगे, वो जो भी इन लोगों जो लोग इनसे प्रभावित हुए हैं, उनको क्या कहते हैं, सेपरेट रूप से डिवाइड करने के लिए कह देगा। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा वो 60 दिन के अंतर्गत, यही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपराध के आगमों को या तो स्वयं वितरण करेगा या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करेगा, ये या तो खुद कर देगा, स्वयं करेगा, या फिर किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा करवा देगा। और यदि आगमों को कोई दावेदार नहीं होगा तो जो संपत्ति होगी वो सरकार में संप्रहित हो जाएगी, फोरफीचर्स हो जाएगी। मान लो कि वो आनुपातिक वितरण तो करना चाहता है पर कोई व्यक्ति आया ही नहीं, तो क्या करेगा, वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी होगी वो सारी सरकार में संप्रहित यानी कि फोरफीचर हो जाएगी। अब आते हैं सेक्शन 108। 108 कह रहा है मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। तो क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत कि कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की यानी किसी भी प्लेस की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, मतलब एक प्लेस है उसको जारी कर सकता है वहां पे तलाशी वारंट, तो क्या करेगा, अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश देगा कि भाई यहाँ पे जाके मेरी उपस्थिति में आप तलाशी ले सकते हो। और फिर 109 में बोल रहा है पेश किए गए दस्तावेज आदि को परिबद्ध करने की शक्ति, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट ईटीसी प्रोड्यूस्ड, यदि कोई न्यायालय उसको लगे कि वह किसी दस्तावेज या चीज को इस संहिता यानी कि बीएनएसएस के अकॉर्डिंग उसके समक्ष पेश की गई है तो उसको वो इम्पाउंड कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है। अब आ गया सेक्शन 110। इसके लिए भी आपको दिल थाम के बैठना पड़ेगा क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था यानी कि रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोल रहा है वाला सेक्शन। तो ये ऐसे कह रहा है कि जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिन पर इस संहिता का विस्तार है, मतलब जहां वे राज्य क्षेत्र जिन पर बीएनएसएस का विस्तार है, मतलब बीएनएसएस लागू होती है, वहां का न्यायालय चाहता है, जिसे बाद में राज्य क्षेत्र कहा गया है, क्या कहा गया है, टेरिटोरीज कहा गया है। तो ये चाहता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम, समन या फिर गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी का वारंट, या फिर समन किस चीज के लिए, पेश होने के लिए या चीजों को पेश करने के लिए, या फिर तलाशी वारंट तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान पे किए जाए, कहां कहां पर, सबसे पहला तो कह रहा है टेरिटरीज के बाहर, राज्य क्षेत्रों के बाहर, या भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर, यानी कि लोकल जो जुरिस्डिक्शन होता है उसके अंतर्गत ऐसा किया जाता है। वहां वे ऐसे सम्मन या वारंट की तामील या निष्पादन 2 प्रतियों में यानी कि 2 कॉपीज में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास या तो भेजेगा पोस्ट से या कोई अन्य तरीका क्या हो सकता है, कुरियर वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो भेज सकता है। तो जो ए से लेके डी में पॉइंट दिए गए थे, सम्मन की तामील इस प्रकार करने पर सेक्शन 70 के लागू होंगे, यानी कि जो प्रोविजंस लागू होंगे वो सेक्शन 70 के लागू हो जाएंगे। फिर जैसे जिस न्यायालय को वो भेजा जाता है, मान लीजिए संबंधित न्यायालय को भेजा, उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्रों में जो मजिस्ट्रेट है, और अगर भारत के बाहर ऐसे स्थान में है तो जिसके लिए क्रिमिनल मामलों के लिए सम्मन वारंट के निष्पादन के लिए तामील की अगर व्यवस्था करनी है तो ऐसे न्यायालय आदि को निर्दिष्ट सम्मन की जो प्रतियां वगैरह होती है 2 प्रतियों में भेजी जाएगी। केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी करके जो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होता है, जो ऑथराइज ऑफिसर होता है, उसको भेजेंगे। वहां पे भी क्या करेगा, सम्मन करेगा, वारंट करेगा। सम्मन किस चीज में, दस्तावेज अन्य चीज पेश करने के लिए, हाजिर होने के लिए, या फिर तलाशी वारंट के लिए। फिर क्या किया जाएगा, अगर उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर भारत में किसी न्यायालय को करना है, जहां कहता है संविदागारी राज्य, क्या होता है ये होता है कॉन्ट्रैक्ट वाला जो राज्य होता है ना, हम तो इसको क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट वाले राज्य से याद करते थे, कॉन्ट्रैक्ट वाला राज्य हम ऐसे बोलते थे इसको।
कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोलते हैं इसको वैसे, लेकिन हम इसको कॉन्ट्रैक्ट वाला राज्य करके याद करते थे। तो कोई न्यायालय आदि हो तो तामील निष्पादन के लिए वहां वैसे तामील कराएगा जैसे किसी अन्य न्यायालय से अपने स्थानीय अधिकारिता में सम्मन वारंट तामील आदि के लिए कर रहा हो। और जहाँ गिरफ्तारी वारंट निष्पादित हो तो 82 और 83 का प्रोसेस फॉलो होगा, और तलाशी वारंट निष्पादित करना है तो 104 की प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि परंतु उस मामले में जहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट वाला राज्य है उससे प्राप्त तलाशी वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में पेश किए गए डॉक्यूमेंट या जो चीजें विजय पाई गई है, वारंट जारी करने वाले न्यायालय ऐसे प्राधिकारी जो होगा ऑफिसर के द्वारा आगे भेजी जाएगी, जो केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा विमर्शित करे। ठीक है, रीडिंग करनी बहुत जरूरी थी इसकी, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए कि ये वाला पॉइंट तो छूट गया, नहीं तो ये पॉइंट बहुत बड़ा था अपने आप में। आप जब एक्ट में देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा पॉइंट, लेकिन हमने इसको जैसे तैसे तोड़ मरोड़ के आपके सामने पेश किया है। 110 नंबर का पॉइंट अपने आप में बहुत बड़ा है। सीआरपीसी क्या लगती है, अजीब तरीके से बहुत बड़ी 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 के पढ़ने में ऐसा लगती है यार क्या ही पढ़ना है इसको, सीआरपीसी मतलब वही बीएनएसएस, ऐसे लगती है कितनी बड़ी है कैसे पढ़ेंगे इसको। पर कोशिश की जा रही है कि इसको आपको छोटा मोटा करके तोड़ मरोड़ के आपके सामने लाया जाए, जिससे कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 8 के साथ। जिन लोगों ने चैप्टर 7 तक नहीं देखा है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं जैसे उनकी नोटिफिकेशन आता है तो वो चैप्टर 7 पे ही आते हैं डायरेक्ट, तो उससे पहले वाले चैप्टर्स देख के नहीं आते, फिर उनको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। अब जब तक पुराना नहीं देख के आओगे तो नया कैसे समझ में आएगा। ठीक है ना, तो क्या करो पहले चैप्टर 7 तक पढ़ के आ जाओ, एक रजिस्टर मेंटेन कर लो, आपको लगता है ये चीज नोट डाउन करनी चाहिए तो वो नोट डाउन कर लो। बेयर एक्ट हमेशा अपने साथ में रखना है, बीएनएसएस का एक्ट होना चाहिए आपके पास। आप बीएनएस पढ़ रहे हो, आपके पास बीएनएसएस का एक्ट ही नहीं है तो क्या मतलब चलेगा, केवल एक सुनने से काम थोड़ी ना चलेगा। सुनने से तब काम चलता है कि जब हमको वो चीज पूरी समझ में आ जाती है, तब आप वीडियो ईयरफोन लगा के आराम से सुन सकते हो, पर जब तक बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करो। कोई भी नोटिफिकेशन जारी होता है, एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं, हमको लगना चाहिए हमने एक बार पढ़ लिया, क्योंकि बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए नए सब्जेक्ट हैं, हमसे कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।